सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा शहर अंबिकापुर में कदम रखा। जब कदम रखा तो देखा कि यहाँ की सड़कों की स्थिति बड़ी बदहाल नजर आई। विधायक हैं राजेश अग्रवाल जी, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, बाबा उनको हरा करके बने थे और अब तो कैबिनेट के मंत्री भी बन गए हैं, बीजेपी की ही यहाँ पर महापौर भी हैं। इसके बावजूद भी खस्ता स्थिति क्यों है? तो भाई और चीजों को समझने की हमारे भीतर जिज्ञासा बढ़ी कि ये बातें देखिए, सत्ता में बैठे लोग अपनी कमियां तो बताएंगे नहीं, वो विपक्ष के लोग ही बताते हैं। हमने टटोलते टटोलते घूमते फिरते यहाँ पहुंच गया। सफी अहमद साहब नेता प्रतिपक्ष हैं नगर निगम अंबिकापुर, तो हमारे बीच आज बातचीत करने के लिए खास तौर पर नगर निगम में और इनकी जो भूमिका रही है ये भी अवगत करा दूं। कई दफा ये रहे हैं, यहाँ के पार्षद भी रहे हैं और कांग्रेस दल से रहे हैं, तो अलग अलग भूमिका इन्होंने निभाई है। और सबसे अहम भूमिका ये मानी जा सकती है कि ये प्रदेश में श्रम बोर्ड, जब भूपेश काका का जो सरकार, उनकी सरकार चल रही थी, तब ये श्रम बोर्ड के चेयरमैन भी थे, तो एक बड़ी उपलब्धि थी। श्रम विभाग के चेयरमैन होने के नाते श्रमिकों के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, क्या बदलाव किए, नहीं किए, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान सफी अहमद साहब हैं। सफी साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। अहमद साहब, शुरुआत यही करूंगा कि लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति का, अंबिकापुर की समझ भी बहुत है क्योंकि वर्षों से आप यहाँ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हर गलियों को जानते होंगे। इससे पहले 18 से 23 तक कांग्रेस की सरकार थी, मतलब आपकी भी सरकार थी क्योंकि आप उसमें अहम भूमिका में थे। वहां से सिर्फ 2 साल का उठाइए, 18 से 20 कोरोना काल का भी हिस्सा था, जुलाई से, तो उसको भी कहीं ना कहीं आप अपनी, जब भी कांग्रेसी नेताओं से बात करता हूं तो अपना बचाव में वो लॉकडाउन को जरूर डाल देते हैं। आप कितना डालते हैं हम आगे चल करके देखेंगे। और अभी जो 23 से लेकर के 25 तक जो बीजेपी का 2 साल का कार्यकाल था, नगर निगम अंबिकापुर में, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? मैं जो महसूस कर रहा हूँ नगर निगम अंबिकापुर में, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में है, और स्थानीय सरकार आज नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है और बड़ा एक जनादेश भी उनको मिला। नागरिकों की उम्मीदें थी कि यहाँ अगर हम भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देंगे तो विकास काफ़ी तेजी से होगा और आम जनता के इच्छा के अनुसार, उनके डिमांड के अनुरूप यहाँ का विकास होगा। इस उद्देश्य से यहाँ के लोगों ने बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज देखेंगे आप कि सरगुजा संभाग के सारे सीट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और यहाँ अब सरगुजा संभाग से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी हैं और अंबिकापुर शहर में आप मेरे कार्यकाल की बात करिएगा तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस की 2 साल की जो सरकार, आप 2 साल का डाटा चाह रहे हैं, तो उस 2 साल में तो नहीं कि जैसे स्टार्टिंग से लेके 5 साल के बीच में जो हमारा कार्यकाल रहा, तो बड़े बड़े कामों की स्वीकृति हम करा के लाए। और अंबिकापुर शहर में जो आज पेयजल की व्यवस्था बनी है कि आज अमृत मिशन के अंतर्गत जो एक व्यवस्था आप देख रहे हैं, या अंबिकापुर शहर में स्वच्छता का जो मॉडल अंबिकापुर नगर निगम ने तैयार किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी बाद में आह्वान किए हैं स्वच्छता के लिए पूरे देश में, निगम अंबिकापुर के द्वारा पहले काम चालू किया गया था। आज अंबिकापुर शहर में जो एक विद्युत की समस्या थी कि लो वोल्टेज की समस्या से शहर का 40% आबादी जूझ रहा था, उसमें 2 सब स्टेशन की स्वीकृति कांग्रेस की सरकार में हुई है और अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जो लो वोल्टेज की समस्या है वो खत्म करने में हम लोग सफल रहे। पेयजल की जो एक दिक्कत थी अंबिकापुर शहर में कि लगभग 40% आबादी को अपना लाइन लगा के पानी लेना पड़ता था, हैंडपंप के पास जाना पड़ता था, जो सार्वजनिक नल लगे हुए थे वहां जाके पानी लेना पड़ता था। अंबिकापुर शहर में अब सार्वजनिक नल पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं कांग्रेस की सरकार में। तो ये सारी उपलब्धियां कांग्रेस की रही है। अगर कांग्रेस में निष्पक्ष होकर अपन बात करने में कहीं कोई परहेज या कोताही नहीं करेंगे कि अंबिकापुर नगर निगम में जो हमारी सरकार थी और प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, तो जो हमको सड़क निर्माण में कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आई और हम लोग आम जनता के अपेक्षा के अनुरूप सड़कों का डामरीकरण का काम करने में पीछे रह गए। ये आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार करता हूँ, मजबूती से स्वीकार करता हूँ कि जिसके कारण आज हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं
अगर हम डामरीकरण के जो कार्य हैं अगर वो करा लेते तो विपक्ष में हमको नहीं बैठना पड़ता। बाकी सारे काम बहुत अच्छे हो रहे थे, मतलब लेकिन आम जनता जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दी है और उनसे जो एक उम्मीद थी, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी यहाँ आए अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में, उनके द्वारा ये कहा गया कि 20 करोड़ रुपए डामरीकरण के लिए दिसंबर के महीने में ये कहा गया कि अंबिकापुर शहर के लिए मैं देने की घोषणा करता हूँ, और उसके बाद आज तक 20 करोड़ रुपए की राशि डामरीकरण के लिए नगर निगम अंबिकापुर को प्राप्त नहीं हुआ, और जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। तो हमको जो हम कहीं पे अगर गलती किए, मिस्टेक किए, हमसे चूक हुई या हम करने में सफल नहीं हुए, जिसके कारण हमको जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया है। तो आज जैसे आपको जिस उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी है जनता, अंबिकापुर शहर की जनता, आप उस पे कितने खरे उतर रहे हो, ये आपको अब देखने की आवश्यकता है। मतलब हमने आज जो एक सड़क दिखाया जो लुंड्रा क्षेत्र और सीतापुर की तरफ जाती है एक रास्ता, वहां की स्थिति देख करके तो मैं मतलब दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। 2-2 फीट से ज्यादा की गड्ढा वहां पर, और एक जगह रहे तो समझ में आता है, सभी जगह। और गाड़ियों का आना जाना मतलब बहुत मुश्किल से, चलने वालों को, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। तो मैंने कहा भी था कि ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट थी, 3 सालों तक चूंकि मुफ्त वाला योजना जो है ना, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, सरकार की भी मजबूरी होती है थोड़ा। हम जैसे लोग एनालिसिस करते हैं अपने स्तर पर, वो सही हो गलत हो उस पर नहीं जाऊंगा। कर्जा माफी आपने किया, 100% भले ना किया हो, लेकिन किया, उसमें पैसे खर्च हुए। 25 रुपए किलो की दर से किसानों को पहला सौगात देने वाला घोषणा आपकी तरफ से हुआ था, उसमें भी आपने पूरा किया। तो इस वजह से धरातल पर जो जमीन पर जो विकास दिखनी चाहिए थी, जैसा कि आपने स्वीकार भी किया कि सड़कों की स्थिति बदहाल रही है, 3 साल 4 साल के बाद आपने ठीक है उसको दुरुस्त करने का कोशिश किया, लेकिन जनता जो जूझी हुई थी ना, वो उसका खामियाजा आपको विपक्ष के तौर पर बैठा करके मेरे ख्याल से दे दी है, जिसको आपने स्वीकार किया। अब ये सबक मैंने कहा कि भाई सीख लीजिए विष्णुदेव साय साहब, 2 साल तो हो गए हैं, अगर आप भी वही सोचेंगे कि आखिर आखिर में हम दिखा देंगे, तो जनता आज समझदार है, वो अपना काम करके चली जाती है। मुद्दे पे आते हैं, मतलब आपने सही कहा, मुझे ये बात जोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अभी रिपोर्टिंग करके आ रहा हूं तो मुझे लगा ऐड कर देता हूं। यहाँ नगर निगम में जो अभी तक, चूंकि 6 महीने ही मान सकते हैं तकरीबन हुआ है, तो बहुत ज्यादा वक्त तो मंजूषा भगत जी को मिला नहीं है, लेकिन ये 6 महीने में बीजेपी सरकार को, मंजूषा भगत जी को, यहाँ की नगर निगम में जो बैठे लीडर हैं उनको कितना काम कम से कम तो कर लेना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया। सबसे पहला ये होता है, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में सारे काम हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। कि कोई भी बैठे, ऐसा नहीं है कि जैसे प्रैक्टिकल अपन नहीं है, अपन भी प्रैक्टिकल हैं। 25 साल से अगर जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, नगर निगम की कार्यशैली को देख रहे हैं, तो सारी चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो काम आपसे हो सकता है, आप उसके लिए अगर कहेंगे कि मैं अभी 6 महीने का कार्यकाल हुआ है, 7 महीने का कार्यकाल हुआ है, 2 साल लगभग प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो चुकी है, और यहाँ 6 महीने से अधिक का समय आपको बैठे हुए हो चुका। और आज के डेट में हम लोग भी जब सड़कों का रिपेयरिंग का काम, डामरीकरण का अगर नहीं कर पाते थे, तो अंबिकापुर शहर का कोई भी नागरिक, यदि उनके माध्यम से कभी भी कोई बात ऐसी आती थी कि यहाँ पे हमारे सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, तो तत्काल उसमें हम लोग मलबा डालने का काम, गिट्टी मुरम डालने का काम, WMM डालने का काम, या अगर नहीं कोई व्यवस्था नहीं है तो ईंट का चूरा डाल के और रोलिंग करा देते थे, जिससे कि लोगों को कम से कम कुछ राहत मिल सके। इस काम को करने की आवश्यकता आज भी है कि अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्ड में जिन गलियों में, जिन सड़कों पे गड्ढे बने हुए हैं, इस काम को करने में बहुत ज़्यादा राशि की आवश्यकता नहीं है। ये काम आपके निगरानी में हो सकता है, आपके पास पूरा अमला है, संसाधन है निगम के पास। इन कार्यों को आप कराएंगे तो लोगों को ये दिखेगा कि हमको रिस्पांस मिला। फंड की कोई दिक्कत हो सकती है क्या, चूंकि अनुभवी? हाँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इनके द्वारा ये कहा भी गया था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे। तो वास्तविक जो स्थिति है कि जैसे पैसे योजनाओं में, 2-3 योजनाओं में पैसा आया हुआ है, लेकिन जो मूल काम है कि जो सड़कों का रिपेयरिंग का काम है, या आज जैसे आवारा मवेशी पूरे शहर में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन मवेशियों के लिए जो भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार में
6 का बेड़ा की योजना बनाई गई थी, उस योजना को आपके द्वारा बंद कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी प्रदेश में और योजना बंद। अगर बंद हुई तो दूसरा कोई उससे भी अच्छा योजना ले आते आप, और 6 का बेड़ा की जगह और कुछ ऐसा काम करते कि पशुओं का देखरेख अच्छे से हो जाए, और जो शहर में दुर्घटनाएं घट रही है पशुओं के विचरण के कारण, वो उससे लोगों को राहत मिल सके। सफी साहब, मैं समझना चाहता हूँ, चलिए सड़क की तो बात हो गई, हमने दिखाया भी, आज उसका रिजल्ट भी दिखा कि जेसीबी चल रहा था, मैं भी दोबारा गया था तो देखा कि जेसीबी से उसको लेवल करने का, उसमें कुछ डाला नहीं जा रहा है, उसी को कहीं ना कहीं उखाड़ करके लेवल किया जा रहा है। सड़क और मवेशियों के मुद्दे के अलावा आपको और कौन कौन सी कमियां नजर आती हैं फिलहाल अंबिकापुर नगर निगम के भीतर, जिसमें जो नगर निगम की जो सरकार है उसको उस पर विशेष फोकस देनी चाहिए थी? जो सड़क की बात हुई, आपने कहा कि सड़क हो गया, पशुओं का हो गया, इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हैं कि आज अंबिकापुर शहर में लगभग 2000 की संख्या में सड़क बत्ती बंद पड़े हुए हैं। 2000 की संख्या में, जो बरसात, बहुत बड़ा आंकड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप। बहुत बड़ा नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि आज आप पूरे शहर में अगर देखेंगे तो 2000 से कम आपको संख्या नहीं मिलेगी जो सड़क बत्ती बंद पड़े हुए हैं। जबकि वर्षा ऋतु में ये बहुत आवश्यक है कि हम जो सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, और ऐसे समय पे अगर सड़क बत्ती बंद रहे तो दुर्घटनाएं और बढ़ जाएंगी। तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही निगम में जो नागरिक, आम जनता अगर आपके यहाँ नगर निगम में पहुंच रही है, उनको रिस्पांस अच्छे से मिले, उनकी शिकायतों पे तत्काल निराकरण हो, ये व्यवस्था नगर निगम अंबिकापुर में बनाने की आवश्यकता है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि 6 महीना हुआ और ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज जो काम आप कर सकते हैं कि निविदा आप बुलाए और बेवजह निविदा को कैंसिल आप कर दिए, ये कौन सा तरीका है? इसमें आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो अभी अभी हम लोगों को 6 महीना हुआ है, तो 6 महीना हुआ है गलत काम करने के लिए 6 महीना हुआ है क्या? आप बैठे हैं, सही काम करिए। आप कैसे निविदा निरस्त कर देंगे? जो जितने भी ठेकेदार हैं, वो फार्म का पैसा लगभग लाखों रुपया जमा किए, उनका ना तो पैसा वापस हो रहा है, ना पैसे पैसे भी वापस, क्या क्या क्यों उसके प्रावधान नहीं है क्या कि पैसा अगर कैंसिल एक तो ये है कैंसिल करने का, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक विशेष परिस्थिति की बात होती है कि उसमें लिखा है कि आयुक्त का विशेषाधिकार होगा। ठीक है, विशेषाधिकार होगा, तो क्या यहाँ आपदा आ गया क्या? भूकंप आ गया क्या? तो विशेषाधिकार का भी इस्तेमाल आप टर्म एंड कंडीशन में करेंगे ना, कुछ ऐसे कंडीशन बताएंगे? बताएंगे तब होगा, ऐसे कैसे होगा? तो आप जो टेंडर निरस्त कर दे रहे हैं, उसके फार्म, और अंतिम डेट में जहां पे निरस्तीकरण, उस दिन टेंडर फार्म पोस्ट से जमा हो रहा था, उसी दिन एक दिन पहले के डेट में आप टेंडर एक दिन सूचना जारी कर दिए कि टेंडर निरस्त कर दिया गया। तो ये अच्छा नहीं है। निगम सब सफी साहब उपयोग है। सफी साहब, मैं समझना चाहता हूँ, दरअसल आप विपक्ष, यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विपक्ष में भी हैं। चूंकि मैं देखा नहीं हूं तो पहले पूछ लेता हूं, आप ही बताएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 2 सालों, चलिए 6 महीने को छोड़ देते हैं, पर आप हैं तो लीडर, विपक्ष के तो हैं, सरकार विष्णुदेव साय जी की चल रही है, और 2 सालों में अगर कोई कमियां नजर आती है नगर निगम में, अंबिकापुर में खास तौर पर, ये बहुत बड़ा शहर है, सरगुजा संभाग का शहर है, और यहाँ पर लोग पूरे जिले भर के आते हैं, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ पर एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, तो आप लोग कभी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर नहीं आते? हो सकता है, मैं यहाँ के बारे में आपसे मैं जानना समझना चाहता हूँ, और अगर कहीं पे नजर आते हैं तो क्या लगता है कि उतनी दमदारी से आप अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर पाते हैं, नगर निगम सरकार के खिलाफ में आवाज बुलंद कर पाते हैं? और उसके पीछे के कारण क्या है, क्या मजबूरी है? और प्रदेश भर में हम देखते हैं धीरे धीरे, कहीं वही पॉलिसी तो नहीं है कि 2-3 साल खाने दें, फिर जैसे ही सरकार बनाने की जब वक्त होगी तब भूमिका निभाया जाएगा, तब हीरो बना जाएगा, तब मंचों पे दहाड़ा जाएगा, आंदोलन किए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में 5 साल रही, और 5 साल के बाद लगभग 2 साल पूरा होने को है विष्णुदेव साय जी की सरकार आज छत्तीसगढ़ में। नगर निगम में 6 महीने से ऊपर का समय होने को है। आपके द्वारा ये कहा गया कि कम समय अभी हुआ है नगर निगम में। हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि कम समय हुआ है, लेकिन इन कम समय में जो
हम लोगों की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे थे अंबिकापुर शहर में, तो मेरा ये घोषणा था। सर मैं दो सालों का भी बात कर रहा हूँ। दोनों जवाब दूंगा, आप जल्दबाजी में ना रहें। जैसे तो ये था कि जैसे नगर निगम का 6 महीने से अधिक का जो कार्यकाल है, उसका मैं ब्यौरा आपको देना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे थे, प्रदेश के मुखिया, और उनके द्वारा जब पैसा नगर निगम की सड़कों के लिए, डामरीकरण के लिए जारी नहीं किया गया था, तो ये आह्वान था कांग्रेस का और मेरे द्वारा प्रेस रिलीज किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन अंबिकापुर शहर में आएंगे, कांग्रेस उसका विरोध करेगी। और कांग्रेस पार्टी डट के विरोध की। हमारे जितने सीनियर कांग्रेस के लोग, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों, एनएसयूआई के हों, गिरफ्तारी तक हुई हम लोगों की, और शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं। ये जानकारी में है। अब ये है कि जैसे इसके बाद जो सड़कों की बात आई थी, तो भारत माता चौक में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ। चूंकि आज निगम की सड़कों की बात है, एनएच की सड़कों की बात है, पीडब्ल्यूडी सड़कों की बात है, सारे सड़कों का विरोध, नगर निगम के जो कार्यशैली है उसका विरोध भारत माता चौक में किया गया। शेष ये है कि ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि अभी कम समय हुआ है और प्रतिदिन कांग्रेस विरोध कर रही है। तो अभी बहुत कम समय हुआ है। रही बात अब विष्णुदेव साय जी की सरकार के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना यह है कि इतना आंदोलन, इतना विरोध जो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे 6 महीने में चुनाव होना है। तो हम लोग चुनाव को ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं, बल्कि जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और जहां कहीं भी ऐसा दिखेगा कि प्रदेश की सरकार या निगम की सरकार अगर आम जनता की परवाह नहीं कर रहा है, उनकी अनदेखी कर रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं कर रहा है, वैसे स्थिति में जब भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, चक्का जाम करके अपनी बात पहुंचाने का काम कांग्रेस को करना होगा, निश्चित रूप से वो काम हम करेंगे। कल भी हमारा चक्का जाम का एक प्रोग्राम डिगमा के पास रखा गया है कि आज किसानों के साथ जो दिक्कत आ रही है कि खाद उनको समय पे नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण जो विरोध प्रदर्शन होगा, जो चक्का जाम होगा, वहां कराया जाएगा। चूंकि ये नगर निगम का है सर, तो किसानों पर बात नहीं करते हैं। आपने भी जिक्र किया कि हम हमेशा किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के समीप रहते हैं, उनकी रक्षा। हर नेता का ये बयान रहता है साहब, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि हम जनता की सेवा करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, पर वो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर ही देखा जाता है। धरातल पर उसकी सत्यता दिखती नहीं है। उसकी परख करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में आप श्रम विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। आपके अध्यक्ष के कार्यकाल के दरमियान आपने क्या नया बदलाव किया, कितनी जनता की सेवा की, और कुछ ऐसे परिवर्तन के बारे में बताएं जो आप अपनी उपलब्धि के तौर पर मानते हैं। जब श्रम कल्याण मंडल की जिम्मेदारी प्रदेश में मिली, आदरणीय महाराज साहब के आशीर्वाद से, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को 3 साल का काम करने का मौका श्रम कल्याण बोर्ड में मिला। और 3 साल का जब मैं कार्यकाल संभाला, उससे पहले मैं पूरी तरीके से लगभग 2-3 महीने में इस विभाग को समझा, और मैं ये देखा कि लगभग 1,87,000 या 85,000 के लगभग पंजीकृत श्रमिक श्रम कल्याण मंडल के विभाग में रजिस्टर्ड है। उसमें ये था कि 10 या 10 से अधिक की संख्या में जो भी श्रमिक, संगठित क्षेत्र के श्रमिक श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आएंगे, जो संगठित क्षेत्र में किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं। और जितनी योजनाएं पहले से बनी हुई थी उनको भी मैं देखा, उसकी भी समीक्षा किया, अपने साथियों के साथ साथ उस समर्थन लेकर। और प्रदेश में हमारी सरकार थी, उनसे भी हम लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया, उनसे हम लोगों के माध्यम से जो सुझाव दिए गए, उसमें ये बताया गया कि जो मशीनों की खरीदी होती है, सिलाई मशीन की खरीदी, साइकिल की खरीदी, जिसमें ये लगातार शिकायतें आती हैं कि ये जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं किया जाता है और हम अपने चॉइस के अनुरूप खरीदी नहीं कर पाते। तो इसमें हम लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उस समय की सरकार, हमारी सरकार को, कि सीधे बैंक में अकाउंट में पैसा हितग्राहियों के अकाउंट में पैसा डाला जाए और वो अपने चॉइस से और क्वालिटी के साथ वो खरीदी कर सकें। इस व्यवस्था को हम लोगों की सरकार में बनाई गई है। दूसरी बात, श्रम कल्याण मंडल में मेरे को ऐसा लगा कि जो पंजीकृत संख्या है वो काफी कम है
और उसको बढ़ाने का एक पूरे जिले में जो दौरा कार्यक्रम हुआ, मजदूरों को, संगठित क्षेत्र के मजदूरों को, आप समझेंगे इसको, संगठित असंगठित अलग अलग होते हैं। तो संगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर थे उनको जागरूक करने का काम जो बड़े बड़े संस्थान में काम कर रहे हैं, उनको करने का काम पूरे प्रदेश भर में हर जिले में दौरा करके किया गया। और उसमें पंपलेट वगैरह, हेल्पलाइन नंबर, सभी चीज़ों का वितरण किया गया कि आपको अगर मिनिमम वेजेस का पालन अगर संस्थान के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है, जो आपको मिनिमम वेजेस देने का प्रावधान है कि 8 घंटे तक आप ड्यूटी करेंगे तो 465 रुपये अगर मिलना है, तो सीधे 12 घंटा अगर आपसे ड्यूटी लिया जा रहा है तो सीधे डबल हो जाएगा। तो ये अगर नहीं होता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप रिंग करो, शिकायत करो, इस पे हम कार्रवाई कराएंगे। और ये प्रक्रिया लगातार, ये संगठित के लिए, और इसमें ये हुआ, और पंजीकृत करने के लिए हम लोगों के माध्यम से जो जागरूक किया गया, तो मेरे 3 साल के कार्यकाल में आप ये समझेंगे कि 1,85,000 से 5 लाख पहुंचाने का काम मेरे कार्यकाल में हुआ है। श्रम कल्याण मंडल में 5 लाख श्रमिकों का पंजीयन हुआ। उतने सालों में अगर 1,85,000 के लगभग, और फिर अगर 3 साल के कार्य में डबल से भी अधिक करने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। पंजीकृत करने के पीछे जो कारण था, उसमें हम लोगों के माध्यम से जो योजना बनाई गई कि पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 3,000 छात्रवृत्ति देने का प्रावधान, 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को 5,000 रुपया छात्रवृत्ति देने का प्रावधान, और 9वीं से लेके 10वीं तक के बच्चों को, 12वीं तक के बच्चों को, फिर बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले बच्चों को लगभग 20,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से राशि फिक्स किया गया। और सीधे जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके अकाउंट में सीधे वो छात्रवृत्ति देने का काम हम लोगों के माध्यम से किया गया। और आज भी योजना, हम लोगों की बनाई हुई योजना संचालित है, आप जानकारी ले सकते हैं। जनाब, 2 और बहुत महत्वपूर्ण योजना जो बनी है कि नीट, आईटी, आईआईटी या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शासकीय सीटों में जो सिलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें 50,000 रुपया प्रति वर्ष देने का प्रावधान श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से किया गया है। अगर शासकीय सीट में, अगर नीट में क्वालिफाई है अगर कोई बच्चा, तो 50,000 रुपया साल का खर्च होता है। और वो अगर 50,000 सीधे श्रम कल्याण मंडल से उसको मिलेगा तो 1 रुपया भी उसको घर से लगाना नहीं होगा। और जितने भी जो खेल कूद में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, तो संगठित क्षेत्र के जो मजदूरों के बच्चे हैं, वो अगर जिला स्तर पे, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि वो प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान को प्राप्त करते हैं, तो उनको 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान मेरे कार्यकाल में श्रम कल्याण मंडल में किया गया है। और इन तमाम और कई योजनाएं हैं। मैं अब समझना चाहता हूँ सफ़ी साहब, देखिए आपने बता दिया, ये तो संगठित के लिए बताया, असंगठित के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालिए बहुत ही शॉर्ट में कि आपके द्वारा क्या किया गया। और मैं अब ये समझना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने 2 सालों में खास तौर पर चूंकि इस विभाग में अंदर जाने के बाद आपको काफ़ी कुछ अनुभव हुआ है, तो आप बेहतर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो असंगठित मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और अभी मैंने यहाँ अंबिकापुर में भी लेबर चौक में बात किया, रोजगार के लिए वहाँ भीख मांगने जैसा मुझे लगा। आते हैं, खड़े रहते हैं, कोई आता है ले जाता है, कोई नहीं ले जाता। कई लोग बोले कि भैया 3-3 दिन से वापस गया हूँ। कोई 70 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ किराए का रूम में रह रहे हैं, परिवार सहित रह रहे हैं। पूछा मैंने कि भैया और कोई दूसरा आसरा है कि नहीं? कहा भैया हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय मजदूरी के। तो ऐसे लोगों के लिए तब की सरकार ने क्या किया, अब की सरकार क्या कर रही है? क्या इन लोगों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं? क्या कोई अलग ऐसी कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी पॉलिसी समझ में आता है, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नीति आनी चाहिए जिसमें इस तरह के है? क्योंकि कैटेगरी बटा हुआ है ना, अगर किसी के पास ज़मीन जगह है तो कम से कम खाने को हो जाता है। एक महिला से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बेटा हमन तो 50-60 रुपया टमाटर के हमन चीखथन भी नहीं, हम चाट के भी नहीं देखते, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाब। तो मैं समझना चाहता हूँ सफ़ी साहब कि असल में जो जिनवन बहुत बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से बहुत नेक जिम्मेदारी को निभाने वाला आपको वो श्रम कल्याण विभाग बोर्ड मिला श्रम था। कल्याण मंडल में मुझे काम करने का मौका मिला था, और जो योजनाएं मेरे माध्यम से और मेरी पूरी टीम, और जिसमें अधिकारी, कर्मचारी सभी लोगों के सहयोग से जितना करने में सफल रहा, वो सभी का सहयोग रहा है, जिसके कारण ये कर पाया। असंगठित क्षेत्र में भी जो हमारे अन्य जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए थे,
और कांग्रेस की सरकार थी, उस समय बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई गई, लोन देने का प्रावधान किया गया, ऑटो फाइनेंस करने का प्रावधान किया गया कि ऑटो तत्काल उनको देने का है, अगर कोई डिलीवरी हो रहा है, माताएं जो बहनें हैं उनको तत्काल राहत राशि देने का प्रावधान किया गया। जितनी योजनाएं कांग्रेस की सरकार में बनी हुई है, आपने कहा कि कोई सुझाव ऐसा देना चाहिए, मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जो कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं बनी हुई है, सिर्फ उसका क्रियान्वयन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा दे, तो जितने भी हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं उनको काफी हद तक राहत मिलेगा। आज मैं ये देख रहा हूं कि जो मौत हो जा रही है और उनके परिवार को जो 3 लाख 4 लाख रुपए राहत राशि के रूप में मिलना चाहिए, उसके लिए 50,000 रुपए कमीशन मांग रहे हैं। किसी के देहांत पे भी कमीशन लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। ये काफी चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी भी शिकायतें आती इसका हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही थी भूपेश काका की सरकार में, वो उसको क्रियान्वयन अब नहीं किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, देखिए हर सरकार का होता है कि पिछली सरकार से हम अलग करते हैं, तो वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो शायद कुछ नया चल रहा होगा या चलाने की ऐसी तैयारी होगी। चूंकि मैंने कहा भी कि आप अंदर तक गए हैं, प्रदेश स्तर तक गए हैं, वहाँ कैसी नीतियां बनती हैं, किस तरह के प्रस्ताव बनते हैं, कैसी रणनीतियां तैयार की जाती हैं, तो भली भांति आपको पता है। मैं समझना चाहता हूं कि कोई नयापन आया है क्या 2 सालों में? मैं तो अभी नहीं देख पाया कि कोई नयापन आया हो या पहले से ज़्यादा राहत मिल रही हो, बल्कि मैं ये देखा कि पहले से भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ी है। जितने श्रमिक हैं प्रदेश भर के, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों, चाहे असंगठित क्षेत्र के, सभी में ये देखने को मिल रहा है कि जब कभी हम लोग चूंकि इस जिम्मेदारी में थे, उसके आधार पे हम लोगों से बात करते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो 6 महीने से आवेदन दिया गया है, आज तक उस आवेदन का निराकरण नहीं हो पाया। अगर हमारे घर में मौत हुई थी और उसके लिए हम जो क्लेम किए हैं, उसका पैसा आज तक नहीं मिल पाया है, और जो सिलाई मशीन का जो वितरण होना था, उसको उसमें जो पैसा मिलना था, अकाउंट में आना था, वो नहीं मिल पाया है। तो ये तमाम शिकायतें जो मैं देख रहा हूँ काफी तेजी से बढ़ी है, तो उसमें विराम लगाने की आवश्यकता है और प्रदेश की सरकार को इसमें गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता है। जो आज हम ये बोलते हैं, आपने कहा भी कि बड़ी बड़ी बात नेता करते, लेकिन सभी नेता वैसे नहीं होते। आज हम लोग भी सुबह से रात हो जाता है लोगों की समस्याओं को सुलझाने में, और लोग उम्मीद के साथ आते हैं, और उस तरीके से हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, इनको कहीं ना कहीं राहत मिलना चाहिए, और इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। लेकिन आज अगर जो लोग गंभीर नहीं है, तो जनता उनको सबक भी सिखाती है। सिखाती है, बेशक सिखा देती है सफ़ी साहब। समझना चाहता हूँ, जैसे आपके तजुर्बा 3 सालों का तजुर्बा रहा है, आपने देखा है, काम किया है। मैं चूँकि मेरा जो अभी फ़िलहाल जो मोटिव है, वो मैं समझना चाहता हूँ सरगुजा संभाग को लेकर के। बहुत सारी योजनाओं का आपने ज़िक्र किया, चलती हैं, चाहे वो सिलाई मशीन की बात हो, लोन की बात हो, ऑटो लोन की बात हो, अलग-अलग। सभी को दिया जा सके, संभव नहीं है। तादाद ज़्यादा है, मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि सरकार भी चाहे तो सभी को हर हर रोज़ का, महीने भर का रोज़गार देना संभव नहीं है। लेकिन सफ़ी साहब, अनुभवी होने के नाते, इतने सालों का कार्य करने के नाते, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि सरगुजा संभाग में क्या इसका विकल्प नहीं तलाशा जा सकता कि जो असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हैं, जिनके पास वास्तव में प्रॉब्लम है, 2 वक़्त की रोटी का प्रॉब्लम। मैं तो सोच रहा था कि कई लोगों को चावल की अच्छा 35 किलो चावल बड़ा परिवार के लिए कैसे होगा बताइए आप? ठीक है, आपने भी दिया है, पर संभव तो नहीं ना है। और सिर्फ़ 35 किलो चावल दे देने मात्र से नहीं ना हो सकता है। भाई आय के साधन कुछ तो हो, उसके साथ भी तो खर्चे हैं। बच्चों को पढ़ाना, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सब चीज़ जानते हैं। तो क्या कोई ऐसा चीज़ सरगुजा अंचल में ऐसा कोई नज़र आता है, जिसको फैक्ट्री के तौर पे और कोई विकल्प के तौर पर, जिसमें असंगठित क्षेत्रों को रोज़गार प्रदान किया जा सके और लगभग कोशिश हो, 100% ना भी हो, लेकिन कम से कम 75% एवं हो तो सही। कुछ ऐसा तकनीक, ऐसा कोई ज़रिया आपको समझ में आता है क्या? आप सरगुजा संभाग के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आज देश में कांग्रेस की सरकार जब रही है, तो आज अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए चिंता जरूर कांग्रेस ने किया है, और हमेशा किया है कि आज अगर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अगर बनी हुई है पूरे स्कूलों में, तो ये कांग्रेस की देन है। अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना बनी है, तो कांग्रेस की देन है। आज अगर भोजन का अधिकार कानून बना हुआ है, तो ये कांग्रेस की देन है। रोजगार गारंटी का कानून बना हुआ है, तो ये कांग्रेस की देन है। आज सारी योजनाओं का सिर्फ रोजगार गारंटी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं।
अगर रोजगार गारंटी के तहत लोगों को एक सुनिश्चित जो 100 दिन का रोजगार, 150 दिन का रोजगार की बात हो रही थी, अगर उस रोजगार को देने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे भारतवर्ष में करे, तो जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगा। और आज तो उद्योगों की बात आप कर रहे हैं। आज उद्योग किस तरीके से चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ जो उद्योग लगे हुए हैं, बाहर के लोगों को ला के काम कराया जा रहा है, सरगुजा की पूरी तरीके से उपेक्षा की जा रही है। और किनके दम पे यहाँ उद्योग लगे हुए हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता, सरगुजा संभाग की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। नाम नहीं लेंगे अडानी साहब। नहीं, मैं नाम का, हमारे नेता रोज ले रहे हैं अडानी आप तो पूरी तरीके से पूरे देश का जो व्यवसाय है उसका केंद्रीकरण हो रहा है कि सिर्फ यही दो लोग करेंगे पूरे देश भर में। यही चलाएंगे, यही। चलिए, खैर ये तो खैर राजनीतिक बातें हैं। सफी साहब, मैं श्रम के मसले पर आखिरी बातचीत करना चाहता हूं। आप श्रम विभाग में, जैसा कि बार बार जिक्र कर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार जब थी तो बीजेपी की, मोदी साहब की सरकार दिल्ली में थी। तब भी ये आपने कहा सरकार में रहते हुए कि मनरेगा को प्रभावित करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप अध्यक्ष होने के नाते, श्रमिकों के मुखिया होने के नाते, कभी इसके खिलाफत में बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार को बाध्य किया जाए कि आप किसी भी तरह से मनरेगा को न प्रभावित कर सके? पहल रही है कांग्रेस की, आपकी? कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में लगातार आंदोलन कर रही है। कोई एक नहीं, पूरा डाटा निकालिएगा तो मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा कार्यकाल होगा जो प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है। तो जितने आंदोलन इस लगभग 2 साल विपक्ष में रहते हो गया है हम लोगों को, और 2 साल का डाटा सारे देश की आज़ादी के बाद से अभी तक का निकालिएगा तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन करने वाला कोई प्रदेश, कोई स्टेट अगर सत्ता के खिलाफ है तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है। कि छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन हुए, हर मुद्दे पे आंदोलन हुए, और प्रदेश की सरकार चूंकि पता नहीं किस गहरी निद्रा में सोई हुई है कि जिसको कोई आंदोलन, कोई विरोध, कुछ भी, कोई रिएक्शन नहीं, कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई रिएक्शन आ जाए, कि बयान आ जाए कि नहीं भाई, ये अगर प्रदेश में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें तत्काल मैं सुधार कराऊंगा। कुर्सी चली जाएगी, ये डर तो नहीं रहता है? नहीं, पता नहीं वो कुर्सी दिए कौन और किनके डर से वो बैठे हुए हैं और किस डर से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। लेकिन ये है कि कोई ऐसा, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की 2 साल, लगभग 2 साल होने को जा रहा है ना, और 2 साल में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में कोई मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में मैं ये मानता हूं कि सफल नहीं रहे। सफी साहब, आंदोलन की बात आपने कही, चलिए डीपली जाएंगे तो बहुत है, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा जरूर रहता है कि जो सत्ता पक्ष में बैठी रहती है, जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार रहती है, आंदोलन सही जायज मांगों पर, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जिसकी समाधान हर हाल में होनी चाहिए जनता की हितों की दृष्टि से, फिर भी पिघलती नहीं है वर्तमान सरकार। सरकार किसी की हो, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा साहब, कांग्रेस की भी हो। इसको कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ। मनरेगा पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है तो रोजगार देने वाला दूसरे नंबर पे स्टेट बना था कांग्रेस की सरकार। सर, मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम अलग अलग विषय, योजनाएं, किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए, जो जनता के हितों के दृष्टि से कोई आंदोलन हो, अगर आंदोलन हुआ तत्काल उसमें रिएक्शन आया और सरकार उसमें मजबूती से पहल की और काम की है। जाहिर तौर पर लंबा तजुर्बा है साहब, आप मजे हुए नेता की तरह कैसे स्वीकार कर लेंगे? गलतियां होनी नहीं चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं साहब। नगर निगम में अगर सड़कों की स्थिति खराब थी और उसको हम लोग रिपेयर करने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, और अंबिकापुर शहर की जनता से अगर हम क्षमा भी मांगे तो कम है। सफी साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आपके थोड़े से निजी राजनीतिक करियर को झांकने का प्रयास करते हैं। चर्चाएं चलती हैं, सरगुजा के काफी हिस्सों में चर्चाएं चलती हैं। टीएस बाबा साहब, जो हमारे महाराज जी हैं सरगुजा के, उनके आप राइट हैंड हैं। ऐसी गांव गलियों की चर्चाओं की बात कर रहा हूं और जेन्युइन कर रहा हूं, जो मैंने सुना है मैं वो बातें कर रहा हूं। पहले तो समझना चाहूंगा कि राजा महाराजाओं के राइट हैंड कैसे बनते हैं, मतलब इतने खास कैसे बनते हैं? राइट हैंड का मतलब वो जो लफ्ज बोल देते हैं, पर मैं उसको ये कहता हूं कि बेहद खास बनना, ये कैसे मुमकिन होता है? और
अब संग संग सवालों को और आगे बढ़ा देता हूं। 2023 के इलेक्शन में बहुत ख्वाहिश थी आपकी भटगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की। आपने खूब तैयारियां भी करी और ये अलग बात रही कि सफलता नहीं मिली। तो ये दोनों बातों का ज़रूर खुलासा करिए कि क्या कारण रह गए, कहाँ पर चूक हो गई, कैसे इतने खास होने के बावजूद वो थोड़ा-सा, और जबकि कहा जाता है कि 14 के 14 सीट जो है, वो महाराज साहब के आदेशों, निर्देशों और इशारों पे सब फैसले हुए थे। कोई गड़बड़ हो गई थी, कुछ अनबन हो गई थी, कहीं पे श्रम बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ मैं बताइए तो सही कुछ? टीएस बाबा से ये मेरा सौभाग्य है कि उनसे जुड़ने का मौका मिला और मैं ये मानता हूँ कि बहुत अच्छे इंसान से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हूँ और 1991 से जुड़ा हूँ। उनसे बहुत अच्छी चीज़ों को सीखने को भी मिला कि मैं देखा कि उनसे ज़्यादा व्यवहारिक बहुत कम मिलेंगे, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे डाउन टू अर्थ तो बहुत है, मतलब इतनी गंभीरता है और सहन शक्ति तो बाकमाल। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे पूरे देश भर में। सारी चीज़ों को अगर कम शब्दों में आप किसी बात को रखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और मैं अपने लेवल पे जब देखता हूँ, मैं अपने जीवन का जो सफ़र है, उसमें मैं देखता हूँ कि मेरे माता-पिता के बाद अगर किसी की बहुत बड़ी भूमिका मेरे जीवन में रही है, तो टीएस बाबा की रही है। मैं इसको आपके माध्यम से स्वीकार कर रहा हूँ। तो रही बात कि जैसे वो राइट हैंड की बात, लेफ्ट हैंड की बात, ये सब तो एक अलग बात है। अगर उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे एक अच्छा, जो एक बेहतर इंसान है, उनके राइट हैंड के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक 2023 के चुनाव में भटगांव नहीं, 3 कार्यकाल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भटगांव से चुनाव लड़ूँ, ये मेरी इच्छा है। रही बात कि जैसे टीएस बाबा को ऐसा लगा कि शायद जो अभी देश का जो माहौल है, वातावरण है, शायद उसमें सफ़ी को दिक्कत जाए, इस नज़रिए से उनको लगा हो। हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को मौका मिलेगा तो मैं जीत के आऊँगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो जो भी दावेदारी करते हैं सबको ऐसा लगता है। सफी साहब, बाबा साहब के इतने चहेते, इतने प्रिय होने के कारण क्या है? मेरे ख्याल से जैसे एक दूसरे को समझना, वो भी मेरे को बहुत हद तक समझते हैं, मैं भी उनको बहुत हद तक समझता हूँ। शायद ये हो सकता है। क्योंकि कई ऐसे मौके रहे हैं जहां पर वो प्रदर्शित हुआ है कि आप उनके बेहद खास हैं और बेहद प्रिय हैं। कुछ कुछ लोगों का ये कहना भी है। अ, एक तो ये होता है कि राजनीति के अलावे, राजनीति में रहते हुए भी उनसे जो एक संबंध बने हुए हैं, तो राजनीति से हट के भी एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है कि अब उनको भी अगर तकलीफ में अपन देखते हैं तो मुझे भी तकलीफ होती है। तो कहीं न कहीं दूसरे तरीके का एक रिश्ता उनके मन में भी। यानी भीतर का रिश्ता है, एकदम कह सकते हैं। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, बातचीत को अब समाप्त करते हैं सफी साहब। बहुत मजेदार बातचीत रही, बहुत गंभीरता से लगता है उनके लक्षण भी आप में हैं। ये तो मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सफी साहब, आप कहीं ना कहीं गाहे बगाहे स्वीकार कर लिया, जनता भी बहुत बाखूबी ऑब्जर्व करती है कि महाराज साहब को लगा कि शायद सफी फिट नहीं बैठेंगे। इसका मतलब आपने स्वीकारा है कि 14 के 14 सीटों पर सरगुजा के सारे फैसले महाराज साहब के थे। एक दूसरा कि जब 14 के 14 सीटों पर हार हुई तो गलियों में, गांवों में चर्चाएं भी चलने लगी कि महाराज साहब के कुछ गलत जो निर्णय थे टिकट बंटवारे में, उसका खामियाजा सरगुजा को भुगतना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। अगर कोई बदलाव, देखिए महाराज साहब समय के साथ अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। जो उनके बेहद पुराने खास रहे हैं उन्हीं को मौका दिया जाना, या बहुत अजीज हैं, कुछ ऐसा कनेक्शन है तो वही उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जो प्रभावशाली हैं क्षेत्र में, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उनको मौके नहीं मिलते। दोनों पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो 14 सीट की जो हार हुई है उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी सरकार कांग्रेस की बनी थी छत्तीसगढ़ में, और उस समय सरगुजा संभाग सहित पूरे प्रदेश को ये लग रहा था कि टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, और सरगुजा संभाग में इसका बड़ा असर देखने को मिला था कि जो टीएस बाबा से मिला है, नहीं मिला है, उनको भी ये लगता था कि अगर हमारे यहाँ का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सरगुजा संभाग के 14 सीट कांग्रेस की झोली में आई, और उसके बाद ये हुआ कि 2.5 साल के बाद भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैला कि 2.5 साल के बाद बनने का फैसला लिया गया है।
लेकिन कभी ऑफिशियल ऐसी जानकारी आईसीसी के माध्यम से नहीं दी गई, लेकिन इसका विरोध भी नहीं किया गया। जब 2.5 साल की बात आई तो 2.5 साल के बाद भी वो नहीं बने, जिससे कहीं ना कहीं मैं ये देखा कि सरगुजा संभाग की जो जनता है वो आहत हुई, और उसका भी एक विरोध इस विधानसभा में कांग्रेस को उठाना पड़ा है। और शेष ये है कि जो स्थिति कांग्रेस की रही है, तो वो एक तालमेल का जो अभाव देखने को भी कुछ मिला, जिसके कारण भी ये स्थिति देखने को मिला है। फैसले को आप नहीं मानते? फैसले तो जो हुए 14 के 14 जो सीट का फैसला हुआ, निश्चित रूप से टीएस बाबा के जानकारी में वो फैसला, उनसे सहमति से फैसला, और भी जो लीडर प्रदेश के हैं, ऐसा नहीं है कि टीएस बाबा ठीक है, वो जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव से वो भी शामिल थे, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन शामिल थे होना सफी साहब दो अलग बातें हैं। देखिए शामिल तो होते ही हैं, लेकिन बातें अगर अगर पूरे 14 के 14 विधानसभा सीटों को देखा जाए, जो कैंडिडेट घोषित किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं बेहद खास जो रहे हैं बाबा के महाराज साहब के, उन्हीं सूची में उन्हीं का नाम था। तो ये बातें तो हुई, सच्चाई है, आपने भी कहीं ना कहीं कबूल तो किया, जुबानी तौर पर भी कर ही दे रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को देखते हुए गलत निर्णय मानते हैं या नहीं मानते? जो रिजल्ट आया उसमें ये कहना कि जो 3 बार 4 बार से जो जीते हुए लोग हैं उनका टिकट काट दिया गया होता तो रिजल्ट अच्छा आ जाता, अमरजीत भगत जी की जगह किसी दूसरे को देते तो जीत जाते, प्रेम साय जी की जगह किसी दूसरे को देते तो जीत जाते। उनकी जगह पे दिया भी तो गया। किसके जगह? प्रेम साय जी के। प्रेम साय जी की जगह पे दिया भी गया, और खिल साय जी को चुनाव लड़ाया गया, पारसनाथ राजवाड़ी जी को चुनाव लड़ाया गया। तो ये जो स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि जैसे आकलन आपको अगर करना पड़े कि टिकट किसको देना है, तो आप उसमें जब चयन की प्रक्रिया में या वहां से जानकारी बुलाइएगा तो उस समय ऐसा लगेगा कि मैं किसको मानूं कि नंबर 1 पे है। स्थिति बीजेपी तो इस मामले में बड़ी दमदार है। बदलाव पिछले बार क्यों 14 के 14 हार गए थे? इसलिए तो बदला ना। वही बोल रहा हूँ कि जैसे अब कांग्रेस चूक की है तो आगे कांग्रेस भी बदलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल आस जो लोग कांग्रेस पार्टी से सरोकार रखते हैं और मेहनत कर रहे हैं जमीन पर, तो उनकी उनकी अपेक्षाएं कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल रहेगी। अवसर मिलेंगे। अवसर 100% ये मान के चलिए कि जिसके लिए ज्यादा राय आएगा कार्यकर्ताओं के बीच से, और जिस विधानसभा की बात होगी उस विधानसभा के नागरिकों के माध्यम से जिसके लिए ज्यादा राय देखने को मिलेगा। और हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ से लेके सेक्टर, जोन या मंडल, ब्लॉक, जिला, वहां से जो नाम तय होके आएगा वहां से उसी को टिकट कांग्रेस पार्टी देगी आने। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सफी साहब। धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखो तो बिल्कुल सब क्षमा करेंगे, श्रोताओं से भी निवेदन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और हमारे सवालों का जवाब दिया। तो दोस्तों, ये हमारे साथ अभी एक छोटा सा साक्षात्कार, वैसे छोटा तो नहीं कह सकते आज के टाइम पे क्योंकि शॉर्ट्स का ज़माना है, लेकिन फिर भी हमने नगर निगम अंबिकापुर की कमियों को 2 साल की विष्णुदेव साय की सरकार को, 6 महीने तकरीबन मंजूषा भगत जो है यहाँ के महापौर, उसके आधार पर यहाँ के क्या डेवलप हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उसको हमने जाना। इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में भी जाना, इनकी भूमिका श्रम जो कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं उसके बारे में भी जाना। तो इनसे की गई बातचीत बहुत ही अच्छी रही है मेरी नज़र से, पर मैं थोड़ी तय करूँगा, ये तो आप तय करेंगे ना। तो उसको बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। और जी हाँ, वीडियो अगर ये बातचीत का अच्छा लगा हो तो आपके अपने परिवारों को, अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करिए। चैनल में नए होंगे तो ये मेरे मोहब्बत के लिए, मेरे खातिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे सहयोगी दीपक ध्रुवे के साथ अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।